अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज आपने जो मुख्तलिफ अभी गुफ्तगू सुनी रहनुमाओं की, उससे समझ ही गए होंगे आप कि हम ग्रीन लाइन मनसूबे के हवाले से ख़ास तौर पर आज बात करेंगे। कराची के लिए एक देरीना मुतालबा था कि जी यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर नहीं है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ अदवार में इस हवाले से दावे भी किए और कोशिशें भी, लेकिन कोई भी बात पाए तकमील तक ना पहुँच सकी। लेकिन आज फाइनली ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह बदस्ते इमरान खान साहब हो गया है। अभी ट्रायल ऑपरेशंस हैं, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि बाकायदा तौर पर ये सर्विस मुहैया की जाएगी और बताया ये जा रहा है कि 25 दिसंबर से जो अवाम है वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। ग्रीन लाइन मनसूबा कोई नया मनसूबा नहीं है, इसका नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं। और अगर मैं शॉर्ट सी आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो ये मनसूबा बुनियादी तौर पर PMLN ने स्टार्ट किया था 2016 में, फरवरी 2016 में। मुस्लिम नून के जो मौजूदा कायद हैं, उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इसका संगे बुनियाद भी रखा। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया था कि जनाब ये मनसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते अब इसमें आपने देखा कि 5 साल 9 माह लगे हैं। इस पर 35.5 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च हुई है और अब इसमें सूरत हाल ये है कि मंसूबे में 22 बस स्टेशन और मुसाफिरों के लिए 80 बसें हैं जो काम करेंगी। आवाम के लिए ये सहूलत जो है वो 25 दिसंबर से मैसर होगी, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे सवालात बाकी हैं कि क्या इतनी बड़ी आबादी के शहर के लिए एक ये ट्रांसपोर्ट का मंसूबा काफ़ी है या कुछ और भी हमें सोचना होगा। इसके साथ साथ ये भी सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जनाब आखिर इस मंसूबे का, जैसा भी ये मंसूबा है, काफ़ी ना काफ़ी, लेकिन इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि आज हम सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक तवातुर का सिलसिला देख रहे हैं जिसमें हर कोई सियासी जमात खुद क्रेडिट लेना चाह रही है कि जनाब ये तो मंसूबा हमारा मंसूबा है। तो किसको असल में इसका क्रेडिट जाता है कंप्लीट करने का, इसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर इसके साथ साथ जो कराची में इस हवाले से और जो दीगर हवालों से सियासत की खिचड़ी पक रही है वो क्या है, उसके हवाले से भी कुछ जायज़ा लेंगे। तो आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज पहले मैं साहब की तरफ जाऊँगी और उनसे पूछूंगी कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि फ़ाइनली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मिला है कराची के शहर वालों को। हिलाली साहब, दावे तो पहले भी बहुत होते रहे हैं, हर कोई क्रेडिट भी ले रहा है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि ये मंसूबा मुकम्मल करना बेसिकली किसका क्रेडिट है, किसको मिलना चाहिए और कैसा ये सहूलत, इससे सही हो जाएगा, काम गुजारा हो जाएगा कराची वालों का? या बिल्कुल दो सवाल हैं आपके और 2 सेगमेंट्स में मैं उसका जवाब दूंगा। पहले, ये किसका प्रोजेक्ट है? ये नून का है या PTI का है? नून ने इस प्रोजेक्ट को ऑथराइज किया, कंसीव किया, मगर फंड्स नहीं रिलीज़ किया। फंड्स जो हैं वो सब PTI ने रिलीज़ किया। काम जो करना था, बिल्डिंग जो करना था, वो PTI ने किया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको चलाना, वो भी PTI करेगी और इसकी खराबी और अच्छी जो उसको भी PTI का या ब्लेम लेना पड़ेगा या क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में ये कहना कि इसलिए किसी ने एक प्रोजेक्ट को कंसीव किया या ऑथराइज कर दिया, उसके माने ये प्रोजेक्ट हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, फंड हो गया और चलने लगा, उनको कोई क्रेडिट नहीं है। सिर्फ वो आदमी जो ये प्रोजेक्ट सोचा, मेरे ख्याल में वो गलत है। अगर बांटें क्रेडिट, इफ़ यू वांट टू डिवाइड इट, तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट PTI को जाता है और ख्याल में नहीं, डेफिनेटली जाता है। दूसरी बात जो मैंने आप कहना चाहता हूँ, ये काफ़ी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आ जाएगा और चलने लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट माफिया है इधर। बल्कि मैंने आज ट्वीट किया है, मैंने अपने नाम के नीचे ट्वीट किया है कि मैं समझता हूँ कि 1 साल में या 1.5 साल में ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, ये आधे बसेस को ख़त्म कर देंगे। अच्छा। ये लोग जो होते हैं ये जाके बसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए कि इनकी रोजी की बात है। भाई, आप समझते हैं कि 70 साल में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं हुआ है पाकिस्तान में, खास तौर कराची में? देयर ऑल माफियाज। आपने देखे हैं वो बसेस जिस पे लोग जाते हैं, उनको सड़कों पे नहीं आने देना चाहिए, इतने सब स्टैंडर्ड और डेंजरस हैं।
मगर 70 साल हो गए हैं, किसी का जुर्रत नहीं हुआ कि चलाए, और इनको सब जला देंगे। शक्कर डाल देते हैं टैंक्स में, इंजन सीज हो जाते हैं। मैं समझता हूं 50% 1-2 साल के अंदर ये बस खत्म हो जाएंगे। और दूसरे जो हैं, जब डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे आप देखेंगे ये बसेस को जाके उल्टा देते हैं, बसेस को जाके जला देते हैं। सो आई एम नॉट वेरी होपफुल। अच्छा। जब तक पाकिस्तान और इधर के रवैया न बदले, आई एम नॉट वेरी होपफुल एट ऑल। मगर मैं आपको अभी नहीं, बाद में मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये क्यों ये विजिट बहुत अच्छा था, ना सिर्फ इसके लिए मगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, खास तौर के K4 के लिए, अगर टाइम है। मैं बहुत टाइम है हिलाल साहब, मैं दोबारा आती हूँ। मैं जरा इमरान साहब से भी कमेंट ले लूँ इनिशियल। इमरान साहब, आपके नज़दीक ये किसका क्रेडिट है? क्योंकि बड़ी खींचातानी सुबह से चल रही है कि अगर कोई अच्छा काम हो ही जाए तो सब क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या पीटीआई को क्रेडिट मिलना चाहिए इस मंसूबे को कंप्लीट करने का? और फिर जैसे हिलाली साहब ने बात की, आपको भी लगता है कि कुछ खदशात हैं इस मंसूबे के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो सियासत से हट के मैं आपको बिल्कुल कतई नज़र सियासत के किसी भी, मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये देखें कि ये कराची के अवाम के लिए कितना अहम मंसूबा था कि आज तमाम चैनल्स पर और तमाम जगहों पर ये डिस्कस हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ कराची का ही नहीं, पाकिस्तान भर के अवाम का एक कितना बड़ा मसला है। और ब्लूमबर्ग जो दुनिया एक मुस्तनद मैगजीन और अखबार समझा जाता है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में सिर्फ 42% यानी 42% लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर है। लिहाजा ये एक बड़ा ही अहम मामला है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह के मंसूबे शुरू। लेकिन मैं आप अर्ज़ करूँ आपसे, हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना कि सारा क्रेडिट पीटीआई को जाता है और नून लीग ने कुछ नहीं किया था। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं ये बता दूं कि 70% काम नून लीग के दौर में ये मुकम्मल हो गया था। 70%। अगर वो 70% हो गया था तो बगैर फंड्स की हो गया था, वो क्या हवा में हो गया था? पहली बात। दूसरी बात ये, मैं सोच रहा था जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे तो मैं सोच रहा था वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। एक ऐसा मंसूबा कि जिस तरह के मंसूबों की हमेशा उन्होंने मुखालफत की, यानी जंगला बस का, किसी में कुछ का, किसी पे वक्त का, पैसे का ज़िया का, और फिर वो भी एक ऐसा मंसूबा कि जिसका संगे बुनियाद भी एक ऐसे शख्स ने रखा हो कि जिसके वो ना सिर्फ ज़ाती तौर पे मुखालिफ हैं बल्कि उसके अंदाज़े सियासत के भी हमेशा मुखालिफ रहे। उसके सड़कें बनाने के, उसके इस तरह के मंसूबे बनाने के, ऑरेंज लाइन पे, मेट्रो के, हमेशा उन्होंने तनकीद की। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि ये थोड़ा सा आज उन्हें एहसास ज़रूर हुआ होगा कि बेजा तनकीद किसी पे सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, ये सबसे अहम मामला है कि ये क्रेडिट किसको देना है। मैं आपको याद करवाऊंगा मुल्तान का एक वाक़या। मुल्तान पे जब एयरपोर्ट की तोसी का मामला था तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था। जब नून के दौर में वो मुकम्मल हुआ तो उन्होंने ना सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उसमें मदऊ किया बल्कि उनका ड्यू क्रेडिट भी दिया। हमारे सियासतदानों को ये समझना होगा कि जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में 5 साल में बहुत सारे मंसूबे ऐसे होते हैं जो मुकम्मल नहीं हो पाते। या अगर आप 2 साल बाद शुरू करते हैं या 3 साल बाद तो अगली हुकूमत में जाके वो मुकम्मल होते हैं। इसलिए सियासतदानों को, ख्वाह उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो या पीटीआई से, ईमानदारी से इस बात को देखना चाहिए। कम से कम इतना ज़र्फ ज़रूर रखना चाहिए कि वो दूसरे को भी उसका ड्यू क्रेडिट दे दे और कहें कि जनाब इन्होंने चले शुरू किया, इनिशिएटिव लिया और हमने इसको मुकम्मल किया और ये अवाम की बहबूद के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम की फलाह के लिए और कौमी मंसूबों के तौर पे ऐसे मंसूबों को लेना चाहिए और एक दूसरे को। और बल्कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है ऑन पॉजिटिव नोट कि अगर किसी ने कोई अच्छा मंसूबा शुरू किया है या कंसीव भी इवन किया है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आप भले उस जमात से ताल्लुक़ ना रखें, लेकिन अगर आपको ये महसूस होता है कि ये अवाम के फ़ायदे की चीज़ है और इसको होना चाहिए तो आप उस चीज़ को बिला तफरीक उसकी वजह है कि तमाम सियासी जमातें दावा तो यही करती हैं ना कि हम अवाम की खिदमत के लिए सियासत करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तीनों से अगर आप इंटरव्यू करें तो तीनों यही कहेंगे कि उनको सियासत का शौक नहीं है,
वो तो अवाम का दर्द है जो उन्हें मजबूर करता है कि वो सियासत करें, वो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। तो अगर इन तीनों का यही जज्बा है खिदमत का ही, तो फिर ये मिल के खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। देखिए, आपने देखा कि ये जो इनका इंटेलेक्चुअल इन रेजिडेंस है एहसन इकबाल, ये किस वहशियाने तरीके से कराची आया, गालियाँ देने लगा कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा है, ये प्रोजेक्ट जो है भगोड़े ने शुरू किया था, ये प्रोजेक्ट तो है इनका हक नहीं बनता है। देखा आपने उसका जी जी, उन्होंने इस हद उसका तक अलामती इफ्तिताह करने की भी कोशिश इसको की। मार जी हाँ, और एक फेक, हर चीज इनका फेक है। अब फेक इनॉग्रेशन करना चाहते थे, फेक वो उसका वो टाइपिंग फेक फेक फेक, इसको भी फेक। मैं इसकी क्या जरूरत थी भाई? अगर ये कहता उधर लाहौर में बैठ के अगर कहता कि हम बड़े खुश हैं कि ये गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और हम इनको मुबारक देते हैं, तो लोग कहते हैं यार दिस इज द वे टू से इट। हम सब कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ का भी हाथ है। ये 70% तो कोई मानता ही नहीं है जो इमरान याकूब ने कहा। पता नहीं इनका एक फिगमेंट है इमेजिनेशन का। मुझे तो कुछ लोगों ने बहुत कम उनका परसेंटेज दिया है। हिलाली साहब गुजारिश ये है, समझता हूँ अगर मेरा इस तरीके से, हिलाली साहब माफी चाहता हूँ सर, हिलाली साहब माफी चाहूंगा, गुजारिश ये, मेरा 70% तो चलें आप नहीं मानते, आपका 0% कोई मानता है? आप तो फरमा रहे हैं कि 0% है, उन्होंने फंड ही नहीं था दिया। जिन लोगों ने आपको फिगर्स दिए हैं, जिन लोगों ने आपको फिगर्स दिए हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद जरा उनसे ये कंफर्म कीजिएगा कि क्या वाकई उन्होंने कोई फंड दिया ही नहीं था, क्या वाकई उनके दौर में काम नहीं था हुआ। चलिए, मैं ये बल्कि हम प्रोड्यूसर साहब से भी कहेंगे कि वहाँ का जो हमारे रिपोर्टर हैं ब्यूरो चीफ, या उनसे भी इस बात को कंफर्म किया जा सकता है तो कितना काम उस वक्त हुआ था या कितना काम नहीं हुआ था। मुझे कुछ चीज कहने दे, मुझे एक चीज कहने दे, फिर रिपोर्टर के पास बेशक जाए। मैंने कहा कि ये कंसीव किया था नून ने, ऑथराइज किया था नून ने, ठीक है, फंड किया था पीटीआई ने और इम्प्लीमेंट किया था पीटीआई। अब आप बता दें, जो आदमी कंसीव करता है उसको क्रेडिट जाता है, जो आदमी ऑथराइज करता है कि हाँ ये होगा उसको क्रेडिट जाता है, कि जो आदमी फंड रिलीज करके और बना के पेश करता है। आप बस समझ लें। हिलाली साहब आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इमरान साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फंड्स भी रिलीज किए थे और उस पर काम भी किया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कंसीव ही किया था। लेकिन एनीवेज ये एक अलग डिबेट पे हम चले जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, तो मैं भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। मज़हर अब्बास साहब, आपको शो पर बहुत ज़्यादा खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है, इसके हवाले से मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। हर कोई सियासी जमात दावा कर रही है कि जनाब ये हमारा क्रेडिट है, हमारा क्रेडिट है। आपका क्या ख्याल है? कराची पर जो एक तो ये ग्रीन लाइन मंसूबा बहुत देर से कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसको कंप्लीट बहरहाल पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया है, तो किसको क्रेडिट देंगे आप? देखिए हम बड़ी मुश्किल से कराची को कोई मंसूबा मिला है, उस पर भी क्रेडिट पे लड़ाई हो रही है। लेकिन ये कि देखिए, इसका ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था वो 2014 में आया था और फिर 2016 में इसका संगे बुनियाद रखा गया था। इसमें कुछ टेक्निकल फ्लॉज है, अननेसेसरी इसमें डिले नहीं हुआ। अच्छा। इसमें जो बेसिक फ्लॉ आई थी जिसकी बिना पे, अब ये चूंकि ज़ाहिर पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में चीजें होती हैं जो हमें नजर आ रही हैं इस वक्त, लेकिन दर हकीकत दोनों गवर्नमेंट का क्रेडिट है ये। पीटीआई का क्रेडिट ये है कि उन्होंने मंसूबे को अबेंडन नहीं किया। उन्होंने जहां मंसूबा छोड़ा गया था वहीं से मंसूबे को पिक किया और उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। और पीएमएलएन का जो क्रेडिट है वो ये कि उन्होंने ये मंसूबा पूरा, क्योंकि ओरिजिनली ये था कराची मास ट्रांजिट। अब कराची मास ट्रांजिट अगर आप ओरिजिनल देखें तो कराची मास ट्रांजिट तो 40-50 साल पुराना मंसूबा था। बिल्कुल सही। लेकिन वो खटाई का शिकार रहा किसी ना किसी तरीके से। अभी तो ये जो ग्रीन लाइन है, इसमें तो कई लाइनें आनी है अभी। इसमें एक ग्रीन लाइन है, एक येलो लाइन है, एक रेड लाइन है, एक ऑरेंज लाइन है, एक ब्राउन लाइन है। बिल्कुल ठीक। इन सब ने आना था। इसका जो ओरिजिनल प्लान था उसके मुताबिक ये जो डिले हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह
एक ब्लू लाइन था जो जो क्योंकि ये ग्रीन लाइन जो थी वो गुरुबंदर तक आनी थी और उसके आगे ब्लू लाइन ने उसको कनेक्ट करना था। ब्लू लाइन मंसूबा जो था वो दरअसल मलिक रियाज साहब ने उसका वो किया था कि ब्लू लाइन सोराब गोट से चलेगी और सोराब गोट से लेकर टावर तक और बाकी लाइनें उससे वहां गुरुबंदर पे जो मेन उनका वो था वो गुरुबंदर या नुमाइश के पास, गुरुबंदर नहीं बल्कि नुमाइश पर। अब ब्लू लाइन से वो अचानक क्योंकि उनकी कॉस्ट वॉस्ट का मसला आया, सिंध गवर्नमेंट से उनके कुछ वो हुए और उसकी वजह से ब्लू लाइन से वो विड्रॉ कर गए। वो जो विड्रॉ कर गए तो फिर वो सारा बोझ ग्रीन लाइन पर आ गया और उसकी वजह से जो ताकीर हुई है उसकी बेसिक वजह यही है कि फिर वो नुमाइश से टावर तक भी जो था ना वो फिर सारा इस पर आ गया कि इन्हीं को कंप्लीट करना है और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सारा बोझ आ गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो टेक्निकल मसला है। ठीक है, लेकिन मज़हर अब्बास साहब जो क्रेडिट की बात है उसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी तो है ना, कि जाहिर है हर कोई इसलिए भी क्रेडिट लेना चाह रहा है कि आगे इलेक्शंस भी आने हैं, सबने अपनी अपनी कारकर्दगी भी आवाम को बतानी है, तो हर कोई अपने क्रेडिट लेगा कि देखे जी आज तक तो आपको कभी मिला नहीं था ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा, हमने कंप्लीट किया। तो मैं इस को थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो में भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसका कितना फ़ायदा हो सकता है पीटीआई को कि ये मंसूबा बहरहाल उनके दौर में कंप्लीट हुआ है, भले वो कितना भी उन्होंने काम उसमें किया या नहीं किया। तो और पीपल्स पार्टी के लिए क्या इसमें कोई डिस्क्रेडिट की बात है कि पीएमएल-एन और पीटीआई तो इस बात पे लड़ रहे हैं और जिनकी इतने बरसों से हुकूमत है वो तो इस पे कोई दावा भी नहीं इवन कर पा रही। एक जमाना था जब तख्ती जो है ना वो लिखने के काम आती थी, अब लगाने के काम आती है। सही। तो ये जो मसला है, देखिए बहुत अच्छी बात होती, मुझे बिल्कुल एहसान इकबाल साहब और उन्होंने पीएमएल-एन ने जो अलामती उसकी इफ्तिताह किया जाके, वो बिल्कुल भी कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं किया। उसकी वजह ये कि ये तो बात हकीकत है कि पीएमएल-एन ने संग बुनियाद रखा था, पीएमएल-एन ने इस मंसूबे को शुरू किया था। अब अगर एहसान इकबाल साहब ये अलामती इफ्तिताह ना भी करते तब भी तारीखी तौर पे तो यही बात थी। और पीटीआई को चाहिए था ग्रेस दिखाना थोड़ा सा कि वो अगर इस तकरीब में पीएमएल-एन को भी इनवाइट कर लेते तो उसमें हर्ज क्या था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये जो चीज है ना कि क्रेडिट, और इमरान खान तो जाहिर है हम सब में से सबसे ज्यादा मगरिब को जानते हैं। इमरान खान बताएं कि क्या मगरिब में तख्तियां लगती हैं? तो मगरिब में तो तख्ती का तस्वुर ही नहीं है। मगरिब में तो ये इसलिए तख्ती का तस्वुर नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है, इसमें क्रेडिट किस चीज का? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से है टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। जो पब्लिक की सर्विस करते हैं तो उसका क्रेडिट थोड़ी लेते हैं, वो तो लोगों को पता होता है। बिल्कुल सही। ये काम किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन वो बहरहाल खैर पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकली दोनों अपनी अपनी तरीके से क्रेडिट लेते रहेंगे। एक ने फीता काटा संग बुनियाद का, एक ने फीता काटा उसके काम का। तो उस लिहाज से अब जो अगर तारीखी वैसे हम देखें तो जाहिर है जब बस चलेगी तो लोग इमरान खान को याद करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि मंसूबा तो मुस्लिम लीग। देखिए जैसे मोटरवे है, ठीक है, अब सक्खर से हैदराबाद, सक्खर से मुल्तान तक मोटरवे थी तो उस मोटरवे का इफ्तिताह नहीं किया गया क्योंकि उसका इफ्तिताह किया जाता तो ये कहना पड़ता कि ये नवाज शरीफ की है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, लेकिन ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह फिर भी कर दिया गया था, हालांकि वो इसका क्रेडिट नहीं लेते पीटीआई, लेकिन ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह उन्होंने कर दिया, बेशक एक बुझे हुए और टूटे हुए दिल के साथ ही किया कि जी तो हमारे गले पड़ा हुआ है मंसूबा। मजहर भाई, मैं ये शामिल होने से पहले ये कह रहा था कि हमारे यहाँ ये जो सियासतदान है ये मुश्तरका तौर पे कौमी मंसूबों की मुश्तरका ओनरशिप क्यों नहीं लेते? देखिए वही बात है, इसमें हमारी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का बात है। अगर इस मंसूबे में जब आप इफ्तिताह कर रहे थे और तारीखी तौर पे आप खुद भी कहते हैं कि संगी बुनियाद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने रखा, तो अगर आप इसका थोड़ा सा ग्रेस शो कर देते कि आप उस तकरीब में मुस्लिम लीग नून को भी इनवाइट कर लेते, वो आते ना आते लेकिन ये आपका ग्रेस होता।
आप इस तकरीब में अगर जो है वो बाकी जमातों को भी उठवाते तो यहाँ इनवाइट करते तो उसमें कोई ये नहीं कहता कि ये क्रेडिट आपका नहीं है, क्योंकि 3-3.5 साल में अच्छी बात यह है और इसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है। लेकिन माजी में हमने देखा है कि जो दूसरी हुकूमतों के मंसूबे होते हैं वो आने वाली हुकूमत अबेंडन कर देती है या डिले कर देती है। इन्होंने 2018 में जब वो मंसूबा जो है उसकी कुछ बेसिक काम हुआ था उसको वहां से पिक किया और उसको पाए तकमील तक पहुंचाया, तो इसका पूरा 100% क्रेडिट जो है वो पीटीआई को जाता है। अच्छा मजहर भाई ये माफ कीजिएगा, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि खुद आप कराची से आपका ताल्लुक है और कराची के मसाइल को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि अभी पीटीआई को या पीपल्स पार्टी की हुकूमत को फौरी तौर पे और किस लाइन पे काम करना चाहिए जिससे वाकई ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला किसी हद तक हल हो सके? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत बड़ा मसला है यहाँ। देखिए, इस शहर में कम से कम 1 करोड़ लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। जिस शहर की आबादी का ही आपको नहीं पता, उस शहर को प्लान कैसे करेंगे आप? सही। इस शहर की आबादी तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ है। बिल्कुल ठीक। ये वो सारे मंसूबे हैं जो आज से 25, 30, 40 साल पहले कंप्लीट होने चाहिए थे। आपने सर्कुलर रेलवे खत्म कर दी, आपने ट्राम खत्म कर दी, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म कर दी। तो अब शहरियों के पास क्या है? वो मोटरसाइकिल है, वो मिनी बसेस हैं, वो रिक्शा है, टैक्सी हैं जिनके मीटर्स नहीं होते। ये तो हमारे यहाँ तो जो सूरत हाल रही है वो बहुत खराब रही है और इस वक्त तो और ज्यादा वो हो गई है, क्योंकि जहाँ सर्कुलर रेलवे चलती थी वहाँ आबादी, वहाँ उन सारे ट्रैक पे इंक्रोचमेंट हो गई है, वहाँ बहुत मैसिव काम करने की जरूरत है। मदर साहब आप साथ रहिएगा, हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका भी कुछ कमेंट लेना चाह रही हूँ। हिलाली साहब आप जो ऐड करना चाह रहे हैं वो भी प्लीज कीजिएगा, और आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या फौरी तौर पर काम होने चाहिए जिससे कुछ ना कुछ रिलीफ मिले लोगों को और कुछ मुश्किलात, उनकी जो सफरिंग मुश्किलात हैं उसमें कमी आ सके। देखिए, पहली बात तो ये है जो मजहर ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और वैसे मेरे ख्याल पता नहीं, शायद अगर ये हरकत नहीं करता एहसान इकबाल, शायद उसका कोई मेंशन होता तकरीरों में कि ये बुनियाद जो है उन्होंने। मगर देखिए, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उसका जो स्टेटस है इस वक्त, जिस आदमी ने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है और जिस आदमी ने कंसीव किया है, वो एक भगोड़ा है। अब अमूमन एक क्रिमिनल को आप क्रेडिट इन चीज़ों में थोड़ा सा झिझक के देते हैं। बहरहाल मगर ठीक कह रहे हैं मजहर अब्बास, वो उसने सोचा, एंड टू दैट एक्सटेंट ही शुड सर्टेनली गेट द क्रेडिट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल में ये सिस्टम नहीं चले, मेरे ख्याल में ये बसेस या जल जाएंगे या इनको डिलिबरेटली सैबोटाज किया जाएगा, मगर वो एक मेरा ख्याल है। शायद मजहर डिसएग्रीज विद दैट, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस विजिट का जो इम्पैक्ट है कराची वालों, हम लोगों पे बहुत काफी सब्सटेंशियल इम्पैक्ट है। अच्छा। पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि ये आया और आके इन्होंने अनाउंस किया कि 3 स्टॉर्म नाले जो अगर भर जाएं, जैसे वो भर जाते थे, आधा कराची खत्म हो जाता है, घर में पानी आ जाता है, गरीब लोगों की पका नहीं सकते हैं। जो नाले हैं, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद का नाला, उसने अनाउंस किया है इमरान खान ने कि इनके डेट्स दे दिया है कंप्लीशन के। गुज्जर तो मेरे ख्याल में शायद अब ठीक हो गया है, या महमूदाबाद, दोनों में से एक खत्म ही हो गया, दूसरे 2 करने हैं। इट्स वंडरफुल न्यूज गरीबों के लिए, जो बच्चे स्कूल में जाना चाहते हैं, बस्तियों के लिए वंडरफुल न्यूज। दूसरा अच्छा खबर यह है कि एक एलिवेटेड ट्रैक और रेलवे और सर्कुलर रेलवे, ये भी काम इस पे शुरू हुआ है, और वो बता रहा था कि ये भी खत्म हो जाएगा जल्दी से। और फाइनली ये ट्रक कॉरिडोर, कराची के ट्रैफिक में कराची के ट्रक्स जो कंजेशन होता है, एक स्पेशल कॉरिडोर बनेगा। वो भी इमरान खान ने कहा कि टाइम पे, उसने कुछ डेट दिया है कि ये सब कब होगा। तो आई थिंक कि ये बड़ी अच्छी चीजें हैं जो होने वाली हैं कराची को, एंड द मैन इज गिविंग टाइम। जब एक आदमी एक डेट देता है कि इस वक्त तक हो जाएगा, तो अमूमन, हालांकि वो पोस्टपोन होते जाते हैं कभी कभी, मगर हम उम्मीद है कि उस वक्त हो जाएगा।
साथ साथ बड़ा अच्छा एडवाइस दे दिया इस सिंध गवर्नमेंट को, कहना हेल्थ कार्ड दो, हम दे चुके हैं केपी में, हम दे चुके हैं पंजाब में, इधर क्यों नहीं देते हो। और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ सुन के, नूरुल हुदा शाह एक पोएट है, सिंधी पोएट, जो कहती है कि तुम, परसों इसने एक सेमिनार में कहा, पता नहीं मज़र उधर गया था कि नहीं सेमिनार में, कि गांव में सिंध में अगर आप देखना चाहते हैं कि इंसान और हैवान वो कैसे एक स्टैंडर्ड पे रहते हैं, तो आइए सिंध के विलेजेस में आए, देखिए व्हाट अ शॉकिंग स्टेटमेंट। तो 13 साल 18 साल पता नहीं कितने सालों के बाद इस गवर्नमेंट के, तो मैं समझता हूं कि माफ करिए, अगर हम लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है, गवर्नमेंट कमजोर है, पार्टीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, हम किसको कहें? बिल्कुल सही है। और इसमें ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा पॉइंट नहीं, बल्कि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं आजकल चीफ जस्टिस भी बड़ी क्लास ले रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पर कि क्या सिंध में एडमिनिस्ट्रेशन होती रही है, उस पर मजीद भी ये पॉलिटिकली कितना किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या कितना किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, पॉलिटिकली क्या गेम सिंध में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, इसके पर्सपेक्टिव में भी कुछ बात करेंगे। मज़र साहब, आपसे रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक वापस आएंगे तो फिर उसके बाद आकर कुछ मजीद इसी हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि ग्रीनलैंड मंसूबे का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन पॉलिटिकली मामलात अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जानिब पीटीआई भी ये दावे कर रही है कि अब वो सिंध में कदम जमाएगी। पिछले दिनों हमने देखा कि मुराद सईद साहब ने वहाँ पर जलसे भी किए अंदरूनी सिंध में। परवेज़ रशीद साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट हमारे सामने आई आज, ख़ास तौर पर जीएनएन से गुफ्तगू करते हुए, उसके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी, बल्कि मैं आपको सुनाना भी चाहती हूँ कि परवेज़ रशीद साहब ने क्या कहा है। अब हम देख रहे हैं कि आपस में फिर से पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं वो थोड़े आमने सामने आ रहे हैं, जाहिर है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना है। तो परवेज़ रशीद साहब ने क्या कहा मरियम नवाज साहिबा की मकबूलियत के हवाले से जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू में, पहले वो सुन लेते हैं। हमारे इंतखाबी हरीफ हैं, अब जो इंतखाब आएगा उसमें हमारी जमात सिंध में भी जाएगी और सिंध में भी हम इंतखाब में हिस्सा लेंगे, तो वो हमारी पेशरफ्त से ज़रा खौफज़दा है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आबाई शहर लाड़काना में मरियम की मकबूलियत भी देखी हुई है। ये खुसूसी तौर पर हमारे रिपोर्टर आसिम नसीर से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ रशीद साहब ने कहा। दूसरी जानिब पंजाब में पीपल्स पार्टी भी अब कदम जमाने की दोबारा से कोशिश कर रही है, और जो हालिया ज़िमनी इंतखाब था उसमें अच्छे वोट हासिल करने के बाद उनका हौसला और भी बढ़ गया है। जरदारी साहब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उन्होंने तो ये तक कहा है कि जी बल्दियाती इलेक्शन में वो क्लीन स्वीप करेंगे। उसके साथ साथ जाहिर है पीएमएलएन यहाँ पर उनकी प्राइम टारगेट है, तो उनको भी वो टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से ज़रा सुन लीजिए। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? जी, तो ये बड़ी बात कह गए जरदारी साहब। बहरहाल पहले मैं इमरान साहब आपका इस पर कमेंट चाहूँगी। दोबारा से सियासी जमातें एक दूसरे के आमने सामने आ रही। एक जानिब अभी हम पिछले दिनों ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद पीडीएम दोबारा से कोई आपस में यकजा हो गई है और कोई दोबारा से कोई मूवमेंट हो सकती है, मार्च की भी अनाउंसमेंट्स हो रही थी, और दूसरी जानिब एक दूसरे पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो तनकीद भी कर रही है पीएमएलएन पर, पीएमएलएन भी। समीना देखिए, मैं हमेशा इस प्रोग्राम में आपको यही कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने सियासी फ़ायदे के लिए एक दूसरे का कांधा तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हर हालत में उन्होंने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। जरदारी साहब का जो हमने ये शॉर्ट चलाया, ये बात दिखाई, ये गर्चे कमरजमान कायरा साहब ने इस हवाले से तरदीद भी कर दी थी, वजाहत भी कर दी थी कि उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गद्दारी कार्ड जो है वो खेलना चाहेंगे जरदारी साहब। अच्छा। और दूसरी बात ये आपसे मैं अर्ज़ करूँ, ये जो इलेक्शन वाली बात है, तो हमारे वाकफ़ान हाल ख़ास तौर पे मज़र भाई, मैं आपके ज़रूर इस पे चाहूँगा बाद में कमेंट, हमारे वाकफ़ान हाल ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ ख़ास लोगों की तरफ से एक टास्क दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर आपने 20,000 से ज़्यादा वोट ले लिए तो फिर हम देखेंगे कि आइंदा पंजाब में आपने क्या करना है। अच्छा, अब अगर वो 20,000 वोट लेना इतना ही ज़रूरी थे तो फिर
आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टीम तरतीब दी और कमर ज़मान कायरा साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, चौधरी मंजूर साहब और दूसरे जो लोग थे उनसे कहा कि आप, वो पंजाबी में कहते हैं बोड़ियां तो मुंह खोल देते, यानी उन्होंने कहा खजाना जो है ना वो खर्च कर दो लेकिन इसमें वोट चाहिए। और बिलाशुबा उन्होंने एक ऐसी कैंपेन की, जो भी वसाइल इस्तेमाल किए और उससे उन्होंने अच्छे खासे वोट लेके दिखाए और टारगेट से ज्यादा वोट लिए। असल में वो ये साबित करना चाहते थे कि पंजाब में हम बिल्कुल अभी मरे मुक्के नहीं है, अभी हमारे रेलिवेंट हैं और जान है। सही है। तो ये जो सारी बातें हैं ना ये बड़ी अहम थी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आज भी असल इलेक्शन में अगला मुकाबला पीटीआई और उस मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई जब मैदान में आ जाएगी, टीएलपी मैदान में होगी, दूसरी चीजें होंगे, तमाम फैक्टर होंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी इतना वोट नहीं ले सकेंगे। आखिरी फिक्रा पीपल्स पार्टी ने जो ये वोट लिए हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोट नहीं है, ये एंटी नवाज लोग जो वोट थे वो भी इनमें शामिल है। मगर साहब, पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई फ्यूचर आप देख रहे हैं? एक हल्के में ज़िमनी इंतखाब में वोट ले लेना, वो भी एब्सेंस में पीटीआई के, क्या आप समझते हैं उसकी बुनियाद पर हम ये जज कर सकेंगे पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई फ्यूचर दोबारा बना लेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी पिछले 90s से पंजाब के अंदर बहुत सियासी गलतियां करती आ रही है। पीपल्स पार्टी उन चेहरों को पीपल्स पार्टी का चेहरा बना रही है जिसको पीपल्स पार्टी का जो ज्याला है वो बर्दाश्त ही नहीं करता, उसे हजम ही नहीं होता। मुझे बताएं, मंजूर भट्टो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को कभी हजम नहीं हुए। चौधरी गुजरात के चौधरी से पीपल्स पार्टी का बैर जो है वो बहुत पुराना है। अब अगर जरदारी साहब चौधरीज को पीपल्स पार्टी का फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी की फ्रेंचाइज उनके हाथ में दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की जो रही सही कसर है वो भी हो जाएगी। हो सकता है कि वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग करके कुछ वो कर लें चीजें, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की नजरियाती पॉलिटिक्स का खात्मा है। अच्छा, ये जो चीज है, देखिए पीपल्स पार्टी क्यों पंजाब से गायब हो गई है। इसका अगर आप एक जमाने में जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन हारती भी थी ना, तो पीपल्स पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बरकरार रहता था। वो अच्छा खासा वोट लेते थे, इसके बावजूद कि अगर वो हार भी जाते थे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब को भुट्टो के बाद अपना बेस नहीं बनाया। भुट्टो ने पंजाब को अपना बेस बनाया था, हालांकि उसका ताल्लुक सिंध से था। 86 में बेनजीर बेस बना सकती थी जब इतना बड़ा क्राउड उनको रिसीव करने आया था, लेकिन उन्होंने पंजाब को अपना बेस कैंप नहीं बनाया। ठीक। बेनजीर के बाद तो पॉलिटिकल चेहरा ही तब्दील हो गया और सारी चीजें तब्दील हो गई। अब जो रिवाइवल पीपल्स पार्टी अपना कोशिश कर रही है, तो वो रिवाइवल जिस तरीके से कर रही है उस तरीके में पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। पीडीएम एज ए ब्रांड वैसे ही पिट गया है। और ये बात अपनी जगह परवेज रशीद साहब ने जो बात की है, आज मरियम नवाज, अगर वो तो पीएमएलएन की जो है वो नाकिस पॉलिटिक्स का है, वरना मरियम नवाज को लोग सुनने आएंगे सिंध के अंदर। अच्छा। इसलिए कि देखिए, नवाज शरीफ से आप लाख इख्तलाफ, 50 चीजों पे इख्तलाफ हो सकता है, करना भी चाहिए, उन्होंने जो जिस तरीके से पॉलिटिक्स की उससे, लेकिन एक फैक्टर जो नवाज शरीफ के हक में जाता है छोटे सूबों में, आज छोटे सूबे पंजाब को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से माजी में देखते थे। बलूचिस्तान में नेशनलिस्टों को गवर्नमेंट देना, खैबर पख्तूनख्वा में आप एएनपी को सुन लें, एएनपी का रवैया पीपल्स उसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ आपको नजर आएगा। तो पंजाब की पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज करने में नवाज शरीफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी चीजों पे आप लाख इख्तलाफ करें, सही, वरना आप पिछले चंद सालों में आपने देखें, पिछले 10-15 सालों में लोग पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहते अब। बिल्कुल। वो जो उनका वो एक पॉलिटिकल वो है, उसकी वजह से लोग अब जो है पीएमएलएन जो है, और पीएमएलएन एज ए पार्टी, मुस्लिम लीग का कैरेक्टर क्या था, हिलाली साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। मुस्लिम लीग का कैरेक्टर था इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थ्रू आउट, यानी ये नवाज शरीफ को छोड़ दें, मुस्लिम लीग का नाम ही इस्टेब्लिशमेंट होता था। सही।
उस चीज को भी तब्दील हुई, वो चीज भी तब्दील हुई। और मुस्लिम लीग नून पिछले 3.5 सालों में, बल्कि 2016 के बाद ऑनवर्ड इंटैक्ट नजर आती है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं ब्रेक हुई। ठीक। तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके MNAs MPs नहीं ब्रेक हुए। ये बात बाकी चीजों से आप अलग रखें, लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल अनलाइक मुस्लिम लीग नून का कैरेक्टर है। तो आज अगर जरदारी और आज भी वो एक ऐसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी के तौर पर हमें फिलहाल नजर आ रही है। आज अगर जरदारी साहब ये कहेंगे कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है, तो वो जरदारी साहब के मुंह से बात इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि जरदारी साहब हैंड इन ग्लव्स रहे हैं नवाज शरीफ के साथ। ठीक, बिल्कुल सही। मदद साहब साथ रहिएगा। मैं हिलाली साहब का कमेंट। हिलाली साहब, पंजाब में क्या फ्यूचर है? पीपल्स पार्टी रिवाइव कर पाएगी अगरचे उन्होंने अच्छे वोट ले लिए? और इसी तरह से सिंध में क्या सूरत हाल होगी PMLN के लिए? एक शर्त पे PPP पंजाब में वोट्स लेगी, अगर वो वोट खरीदे। जैसे हमने देखा था कि 2-3 हज़ार दे के इस इलेक्शन में उन्होंने वोट खरीदा। अब देखिए इस इलेक्शन में 70,000 वोट्स जो थे कितने मिले थे विनिंग के? ये 30,000 वोट्स इनको मिले थे 32, और जो जीता था उनको कितने मिले थे? 46,000 उनको मिले। हाँ, 46,000। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 90,000 वोट्स थे आपके जनरल इलेक्शन में, अब वो आधे हो गए। और PTI जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो लेट अस अस्यूम कि PTI के सपोर्टर्स को कहा गया था तुम्हारे को आने की जरूरत नहीं है, हम तो कहने उधर है ही नहीं कोई। तो ये जो 30,000 वोट्स है, क्या ये नवाज शरीफ के वोट्स PPP को आए हैं? क्या नवाज शरीफ के खिलाफ जो कैंपेन किया, जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो कन्विक्शंस और केसेस उसकी पूरी फैमिली और उनके लोगों के खिलाफ, क्या इसका कोई असर नहीं हुआ है? माने पाकिस्तान रियली कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका लीडर भगोड़ा हो या चोर हो, फैमिली चोरी करे और सब लोग भागे बारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके बारे में ऐसे बात करते हैं कि ये सब साइड शो है। अगर ये सही है, आई डोंट नो, मजहर ऐसे बातें कर रहा है नवाज शरीफ के बाद एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं है उसको। वो सिर्फ एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और कुछ नहीं हुआ उसको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ये है तो खुदा हाफिज पाकिस्तान। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पंजाब में TLP की कोई जिक्र ही नहीं किए। एक दफे मजहर ने उसका जिक्र किया था TLP का। भाई रिजवी तो कहता है कि हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में बना ही नहीं सकता है जब तक हमारा सपोर्ट ना हो। लुक एट दैट। तो वो एक बड़ा और हम देख रहे हैं उनका टर्नआउट उनके फर्स्ट इलेक्शन में नंबर 3 पार्टी इन पाकिस्तान। या प्लीज, मैं समझता हूं सी चेंज हैज टेकन प्लेस पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। TLP की जगह है और पैसे की जगह है, बहुत पैसे की जगह आ गई है। और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ। हाँ जी मदद साहब। हिलाली साहब देखिए, मैंने तो एक चीज सामने रखी कि जी छोटे सूबे आज उसके बारे में क्या सोचते हैं। जहां तक आपकी बात है ना, देखिए पिछले जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, नवाज शरीफ को तो 2016-2017 में सजा हो गई थी ना, तो उस लिहाज से तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर 2018 के बाद से जितने बाई इलेक्शन हुए हैं 85% मुस्लिम लीग नून जीती है, तो उसको आप क्या कहेंगे? आफ्टर नवाज शरीफ बीइंग कन्विक्टेड। अच्छा, यस जीती है, और मगर वोट्स देखिए नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि ये कन्विक्शन जो हुआ है, ये एस्टैब्लिशमेंट को जो आके उन्होंने इतने ढेर सारे गालियां दी हैं, ये लोगों पे बड़ा असर हुआ है। अच्छा, लोग जो है वो अगर लोग पसंद नहीं कर रहे जो भी नवाज शरीफ है ये एस्टैब्लिशमेंट के जी नहीं, अगर लोग इस चीज को ना पसंद कर रहे होते फिर वो उसको अपने एंगर को वोट ना दे के शो करते हैं। हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना कि इनको वोट इतने कम मिले हैं और
देखिए पहली बात ये कि आम इंतखाबात में जो वोटों का परसेंटेज होता है उसको ज़िमनी इलेक्शन में कभी कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। दूसरा, अगर आप देखें कि आम इंतखाबात में जब इनको 90,000 के करीब वोट पड़े थे तो उस वक्त जितने वोट कास्ट हुए थे वो उसका 47% थे, और अभी भी परसेंटेज ऑलमोस्ट अब सुन लेने, अब वो नहीं है, बल्कि ज्यादा है, इस दफा 58% है। यानी वोट इन्हें कम पड़े हैं लेकिन कास्ट शुदा वोटों का वो 58% के करीब है। यानी मुस्लिम लीग नून का उस लिहाज से देखें तो वोट बैंक बड़ा है। दूसरी बात कि ये वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं थे, टीएलपी के भी वोट थे, क्योंकि अंडर हैंड टीएलपी से पीपल्स पार्टी के मामला चल रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब हम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जहां बात कर रहे हैं तो वहां ज़ाहिर हम पीटीआई को कैसे मिस कर सकते हैं। लेकिन मदर साहब, जो अभी हालिया सर्वे है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वो तो पीटीआई के लिए बड़ा मेरा ख्याल है परेशान कुन होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोग मायूस और अगर ये कहा जाए कि उनसे नाउम्मीद हैं तो गलत ना होगा। तो इस बेस पर अब आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई क्या सिंध में अपना जगह बना सकेगी, गर्चे वो इफ्तिताह भी कर रहे हैं, मंसूबों का ऐलानात भी और कर रहे हैं, और हमने देखा जी। देखिए हिलाली साहब जो बात कर रहे थे ना टीएलपी की, इस वक्त कराची में अगर लोकल बॉडीज की इलेक्शन आज हो जाए तो टीएलपी विल बी अ सरप्राइज पैकेज इन कराची। अच्छा इसलिए कि पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया, एमक्यूएम ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, पीपल्स पार्टी मार्जिनलाइज्ड है, जमात इस्लामी का वोट उस अंदाज में बढ़ता नजर नहीं आ रहा। अच्छा। अगर कोई जमात इस वक्त आज के दिन कराची में बहुत ऑर्गेनाइज नजर आती है तो वो टीएलपी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इवन इन कराची, मतलब नॉट ओनली इन पंजाब बल्कि इन कराची। बुनियादी वजह ये है, मजहर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान को याद करें, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, वो उनका भी कराची बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और अगर आप देखें कि जिस मसलिक से टीएलपी का ताल्लुक है, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फिक्र, कराची में एक बहुत बड़ी तादाद उनकी है, बिल्कुल ठीक। और वो सब लोग जो हैं वो टीएलपी के साथ हैं। लेकिन मजहर बात साहब, आपने सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन का जिक्र इसमें क्यों किया कि अगर आज बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं, अगर जनरल इलेक्शन हो तो क्या वहां पर टीएलपी का वोट बैंक नहीं होगा? हाँ नहीं, देखिए बल्दियाती इलेक्शन जो होता है ना वो ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन होता है। जी बिल्कुल। यूसी लेवल का इलेक्शन होता है, वहाँ यूसी के लिए आपको वोट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता। तो वो जो है उसमें उनका जो इन रोड्स हैं, और क्योंकि ये याद रखें कि टीएलपी मॉस्क पार्टी है, मसाजिद की पार्टी है, तो जनरल इलेक्शन में वो फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मैं ये जानना चाह रही हूं बेसिकली। जनरल इलेक्शन की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की, वहाँ उनका वोट जो है वो दूसरों की पोजीशन पर असरअंदाज हो सकता है। जो साद रजी साहब का बयान है ना कि हम डिसाइसिव फैक्टर होंगे। डिसाइसिव फैक्टर मतलब ये कि अगर पंजाब में जिस तरह 2018 में हुआ था कि उन्होंने कोई 50-60 सीटों पर जो पीएमएलएन हारी है, वो टीएलपी फैक्टर है, क्योंकि टीएलपी इससे पहले जब टीएलपी नहीं थी तो वो वोट मुस्लिम लीग का वोट था। बिल्कुल सही। पीपल्स पार्टी का जो वोट गया है, पीपल्स पार्टी का जो वोट गया है वो पीटीआई में गया है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान जो एंटी नवाज उन्होंने पोस्चर दिया था, तो जो पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप थी, उससे बहुत सा जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है वो शिफ्ट हो गया पीटीआई की तरफ। और वैसे भी वो शहरी इलाकों में लोग एमक्यूएम से भी, जिस तरह एमक्यूएम की उस वक्त सिचुएशन खराब थी और टूटी हुई पार्टी थी, तो ज़ाहिर उसका भी पीटीआई को फायदा हुआ। लेकिन हिलाली साहब, आप समझते हैं पीटीआई को आगे भी वो फायदा हो सकता है ओवरऑल रूरल सिंध में भी? और स्पेशली जब हम अभी करंट सर्वे जैसे मैंने रेफरेंस दिया उसमें तो बड़ी बुरी हालत है कि लोग नाखुश हैं, तो क्या फिर हम सोचेंगे कि सिंध में इनको स्पेस मिलेगी? नहीं, मेरे ख्याल में कि सिंध जो है वो अब उनका जो वोटिंग पैटर्न है वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि पीपीपी परफॉर्म करे या ना करे, फ्रैंकली। अच्छा, पीएमएलएन तो ख़त्म है सिंध में, इट्स नॉट गोइंग टू कम। और मज़हर ने सही कहा, पीटीआई का कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रहा। हालांकि मैं समझता हूँ अगर ये सब प्रोजेक्ट्स और साथ साथ अगर K4 का जो प्रोजेक्ट है जो आज उसने अनाउंस किया है कि 23 जुलाई तक
तैयार हो जाएगा, 26 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर आएगा कराची को। आई थिंक ये सब का, अगर ये सब चीज़ें हो जाएं तो फिर पीटीआई में पुट अप रीजनेबल परफॉर्मेंस। मगर रूरल सिंध में तो मैं नहीं देखता कि उनका कोई ख़ास ये है, इसलिए कि उन्होंने कोशिश नहीं की है और कोविड और इसके वजह से उनका परफॉर्मेंस भी कोई ख़ास नहीं रहा है। तो सिंध तो मैं समझता हूँ कि वो रहेगा इनके हाथ में, ये पीपल्स पार्टी पीपीपी के। मगर टीएलपी जो है, हिलाली साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो पीटीआई ने अगर ये प्रोजेक्ट इवन 70-80% भी कंप्लीट कर लिए, अच्छा, तो जो मिडिल क्लास वोटर है वो पीटीआई के साथ दोबारा जोड़ सकता है। ठीक, सही। इमरान साहब, रूरल सिंध में चांस नहीं है। रूरल सिंध में किसी माइनस पीपल्स पार्टी, किसी और सियासी जमात ने पिछले 20-25 साल में कभी जाके संजीदा काम ही नहीं किया। जब आप संजीदा काम नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे रूरल सिंध में, तो जाहिर है लोगों के पास ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक, जब तक आप एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे लोगों को, लोग कैसे किसी और को वोट कैसे किसी और तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। इमरान साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? सिंध में परवेज रशीद साहब ये कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा बड़ी मकबूल हैं लाड़काना में, बल्कि तो वो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या सिंध में कोई चेंज आ सकता है पॉलिटिकली? देखिए, जैसे मजहर साहब फरमा रहे थे कि मरियम नवाज जो है उनको लोग सुनना चाहते हैं, उनका एक देखे क्राउड पुलर वो हैं, लेकिन क्या सिर्फ मरियम नवाज की वजह से वो वहाँ से सीटें जीत सकेंगे? आप ये देखिए, सिंध की पॉलिटिक्स डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट है। यहाँ या इलेक्टेबल्स हैं जो कभी जीडीए बन जाता है, कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कभी किसी इशारे पे कहीं चले जाते हैं, एक तो वो हैं। दूसरे पीपल्स पार्टी की जो पक्की सीटें हैं वो हैं। किसी और सियासी जमात ने जब वहाँ पे काम नहीं किया तो इसलिए उसके लिए है नहीं। दूसरी सियासी जमातों को ना सिर्फ वहाँ काम करना पड़ेगा, बल्कि उसके लिए उन्हें वहाँ पे अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे से मिल के मुश्तरका भी करना पड़ेगा। अब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसका भी सिंध में अच्छा खासा जो है असर व रसूख है, आप उसको भी बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। फिर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इस तरह के इलेक्टेबल्स या जमीयत उलमा इस्लाम ये को मिल के इंतहाबी एडजस्टमेंट करते हैं, ये इंतहाबी इत्तेहाद बनाते हैं, तो ये वहाँ ज़रूर कुछ सीटें जीत सकते हैं। लेकिन जीडीए भी आइंदा इलेक्शन में क्या रुख इख्तियार करता है, इसके लोग यानी ये सारी जमातें जो हैं कहीं ना कोई इनका फैक्टर है। लेकिन इमरान साहब, जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं कि अगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या जो शहरी इलाके हैं सिंध के, उसमें पीटीआई अपना वोट बैंक ना सिर्फ एक रिटेन करे बल्कि उसे बढ़ाने में कामयाब हो सकती है? देखें, ये जो मंसूबे हैं जितने, अल्लाह करे कि सब मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि इससे शहरियों को फायदा है ना। उससे फिर जो 14 सीटें पीटीआई ने कराची में जीती हैं, इन मंसूबों का बराह रास्त कराची में है, सिंध के दूसरे शहरों में नहीं है। लिहाजा अगर कराची में ये मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं तो पीटीआई 14 में से कुछ सीटें बचाने में कामयाब हो जाएगी। आज इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, मजहर साहब आप सबको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, इवन हिलाली साहब भी, आज कराची का वोटर जो है वो पीटीआई की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। ठीक है, चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहे प्रोग्राम में। और जनाब, हमने कुछ कोशिश की कि ख़ास तौर पर आज थोड़ा सा कराची और सिंध को फोकस करें, वहाँ पर मंसूबे मुकम्मल होते हैं तो अच्छी बात है, आवाम का उसमें फ़ायदा, लेकिन पॉलिटिकली कौन सी पार्टी कहाँ स्टैंड करी इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।